आप सभी का स्वागत है मेरे और अपने चैनल लर्न बायो इजीली पर, जहां पर हम आपको पढ़ाएंगे बायो के हर टॉपिक इजीली और डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ क्लास 12th ऑफ एनी क्लासेस क्लास 10th 11th एंड 10th। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट क्लास 12th ऑफ बायोलॉजी, जहां पर हम आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन देंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायो केमिस्ट्री फिजिक्स ऑफ क्लास 12th, जिससे कि हम सीबीएसई बोर्ड में अच्छे नंबरों से पास हो सकें, ताकि हम एक साथ रिवीजन कर सकें। बने रहे हमारे साथ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर एंड कमेंट अगर आपको अच्छी लगी वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। What is flower? Reproductive organ of the flowering plant is called flower. प्लांट का वह पार्ट जो कि रिप्रोड्यूस कर सके न्यू डॉटर सेल्स is known as flower. Flower is called modified shoot. Firstly, what is modified shoot? Modified shoot यानी कि प्लांट का वह पार्ट जो मॉडिफाई किया गया हो। सबसे पहले शूट क्या है? जो प्लांट का पार्ट है रूट से ऊपर वाला, जो कि एक्सपोज्ड है एयर में, ना कि इन सोयल, उसे शूट कहते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये पार्ट स्टेम वाला, दिस ऑल पार्ट इज शूट, and a flower is called a modified shoot because it has a similar structure to shoot. फ्लावर के पास शूट से सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, बहुत मिलता जुलता, बट हैज़ अंडरगोन चेंजेस टू सपोर्ट रिप्रोडक्शन। जो फ्लावर है वो पहले एक शूट होता था, बाद में उसने चेंजेस कर लिए रिप्रोडक्शन के लिए, क्योंकि फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट। The internodes in a flower are highly condensed, and the pendants such as sepals, petals, stamens, and carpal pistil are generally large in number. ये सेपल्स हो गए, पेटल्स हो गए और स्टेमल्स है, कार्पस पिस्टल है ना, जो वो लार्ज नंबर में प्रेजेंट होते हैं। फ्लावर स्ट्रक्चर. If you observe a flower cutting transversal section or a longitudinal section, if you observe, you see this part which we call stem, or we can also say stalk. Stalk जिससे हम फ्लावर को पकड़ते हैं उसे स्टॉक कहते हैं। Then there is thalamus receptacles, also known as receptacles. Thalamus, swollen part of the flower above the stem. This one is thalamus, and another one is sepals. This one sepal, a bright colored part, and another one is this male reproductive organ, which is stamen. Stamen consists filament and anther. Anther is a bilobed structure, and then is a female reproductive part, also known as carpel, or we can say pistil. Carpel consists stigma or style and ovary. ये जो अपर स्वोलन पार्ट है ये स्टिग्मा है, और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर स्ट्रेट is style, and this is swollen part below the style is ovary, and this bright color structure is petals, which attracts the insects. Parts of flower in description. Detail. Thalamus क्या है?
swollen upper portion of stalk, फूला हुआ ऊपरी भाग स्टोक का और स्टेम का. This means swollen part. And then is stalk. स्टोक क्या है? दैट होल्ड्स द फ्लावर, जो फ्लावर को पकड़े रहता है, also known as stem. And then is sepals which protect the bud which later develop into flower. This one इसका मतलब है जो प्रोटेक्ट करता है बर्ड को जब वो लेटर डेवलप हो जाता है फ्लावर में. जैसे कि हम देखते हैं कि कुछ फ्लावर्स को जब अभी अभी ग्रो हो रहे हैं तो हम ऊपरी हिस्से पे ये सेपल्स की लेयर होती है जो कि उनको अंदर रखती है. ये सभी मटेरियल्स अंदर होता है. फिर जब डेवलपमेंट की बारी आती है बर्ड की तो ये पूरा का पूरा फ्लावर का स्ट्रक्चर हो जाता है. उसके बाद है पेटल्स. Bright part of the flower is known as petals and help in attraction of insect for pollination. Very important point. Petals का क्या काम है? Bright part of the flower is known as petal and help in attraction of insect for a pollination. Attract करता है petals, this one parts, जो कि attract करता है insect को for pollination. ये pollination क्या है? गेमेट्स का ट्रांसफर फॉर फर्टिलाइजेशन. गेमेट्स का ट्रांसफर फॉर फर्टिलाइजेशन. पॉलिनेशन को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे. देन देयर इज स्टेमन. स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज नोन एज स्टेमन. और स्टेमन के अंदर क्या क्या होता है? एंथर एंड फिलामेंट. कार्पल और पिस्टल में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और ऑर्गन इज नोन एज पिस्टल और कार्पल. A flower has four whorls arrangement successively. ये four whorls arrangement क्या है? फोर यानी चार, whorls यानी कि जो लेयर्स होती है. जैसे कि ये पेटल्स को आप देख पा रहे हैं, ये बहुत सारे पेटल सर्कल में हैं, लेयर्स बना रखी हैं इसने. ये एक पेटल हो गया यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर. ये जो पूरी की पूरी अरेंजमेंट है ना, ये पूरे की पूरी, इसको वूल्स कहते हैं. सबसे पहले आता है कैलेक्स. ये चार पार्ट्स में डिवाइडेड है वूल्स अरेंजमेंट. सबसे पहले है कैलेक्स. सेपल्स लेयर. ये जो सेपल्स है ना, सेपल्स, ये पूरी की पूरी इसकी लेयर्स होती हैं, उसको सेपल्स लेयर कहते हैं. और सेपल्स वूल्स इज नोन एज कैलेक्स. देन इज कोरोला. कोरोला पेटल्स की लेयर्स को वो कहते हैं कोरोला. एक मिनट. देन देयर इज एंड्रोशियम. स्टेमन लेयर्स. बहुत सारे स्टेमन के ग्रुप को एंड्रोशियम कहते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की लेयर्स को. देन देयर इज गाइनोशियम विच कंसिस्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, कार्पल और पिस्टल. दिस वन जिसमें कि बहुत सारी स्टिग्मा वो कार्पल और पिस्टल पाए जाते हैं. बहुत सारी लेयर्स कार्पल और पिस्टल, उसको गाइनोशियम वर्ड दिया जाता है. तो सबसे पहले डिटेल में पढ़ते हैं. कैलेक्स आउटर मोस्ट वोर्ल. जो ये आउटर मोस्ट है ना, ये पार्ट लेयर आउटर मोस्ट वोर्ल, मेंबर्स आर टर्म्ड एज सेपल्स. जो इसके साथी होते हैं उसे सेपल्स कहते हैं. ग्रीन कलर, दिस वन ग्रीन कलर, प्रोटेक्ट द बर्ड विच लेटर डेवलप इनटू फ्लावर. देन देयर is types of sepals. Sepals की type. Gamosepalous. Fused sepals are found in a flower is termed as gamosepalous. Gamo यानी fused, sepals यानी sepals. एग्जाम्पल है हिबिस्किस का. यहाँ पर अगर हम देखें, ये जो sepals हैं, ये दिस पार्ट, ये फ्यूज्ड है. ये देखो, ये अटैच्ड है ना, अलग अलग सेपल्स ये अटैच्ड है, इसे गेमोसेपलस कहते हैं. एग्जाम्पल है हिबिस्कस. पॉलीसेपलस. पॉली यानी सेपरेट यानी मैनी, सेपरेट सेपल्स. दिस वन इफ यू ऑब्जर्व these sepals which is separate, that's why it is known as polysepalous. Then another part is corolla.
Members are called petals. Members are called petals. Bright color attract insect for pollination. Types Gamopetalous. फ्यूज्ड पेटल्स यानी कि फ्यूज्ड पेटल पाए जाते हैं उसे गेमोपेटलस कहते हैं। एग्जाम्पल येलो ओलिएंडर्स। ये जो पेटल्स है ना ये जब फ्यूज पाए जाते हैं यानी इकट्ठा है, अभी तो ये अलग अलग हैं, ये अगर ये इकट्ठा हो, ये सेपल्स जुड़े हों, फ्यूज हों, तो इसे गेमोपेटलस कहते हैं। एग्जाम्पल है येलो ओलिएंडर। देन पॉलीपेटलस कोरोला विथ सेपरेट पेटल्स is known as polypetalous. Example hibiscus. अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये पेटल्स है ना ये सेपरेट हैं, तो ये polypetalous हुई। एग्जाम्पल हिबिस्कस। Then androecium, male reproductive part. Members are called stamen. See, if you observe a flower androecium, you will see this part. This is male reproductive part, and this one is anther, and this one is filament, and collectively it is known as stamen. This is androecium, and another one is gynoecium. Members are called carpel or pistil. Female reproductive organ it consists. This one is anther, and this is female reproductive part. This is gynoecium. What do you mean by pre-fertilization event? सबसे पहले प्री का मतलब जो पहले होंगी फर्टिलाइजेशन से। फर्टिलाइजेशन क्या है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। इवेंट्स दैट टेक प्लेस बिफोर द फर्टिलाइजेशन इज टर्म्ड एज प्री फर्टिलाइजेशन। जो फर्टिलाइजेशन से पहले इवेंट्स होंगे उन्हें प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं। और वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला गैमेटोजेनेसिस। गैमेट का फॉर्मेशन इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस, मेल एंड फीमेल गैमेट्स। गैमेट का ट्रांसफर, ब्रिंगिंग टुगेदर मेल एंड फीमेल गैमेट फॉर फर्टिलाइजेशन इज नोन एज गैमेट ट्रांसफर। जो मेल एंड फीमेल गैमेट उनको एक साथ लाया जाता है ताकि उसमें फर्टिलाइजेशन हो सके। इसी को भी कहते हैं पोलिनेशन। क्या कहते हैं? पोलिनेशन। पोलिनेशन। फिर इसको गैमेटोजेनेसिस को डिटेल में पढ़ते हैं। इन स्टेमल मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट organ which contain anther and filaments. This one is a male reproductive part. If we see TS of anther, anther क्या है? बाइलोब स्ट्रक्चर एट द टिप ऑफ फिलामेंट। ये फिलामेंट होगी, इसकी टिप पे एंथर है। बाइलोब स्ट्रक्चर फूला हुआ। डायथीकस, सबसे पहले टर्म समझते हैं। डाई यानी दो, थीकस यानी कैविटी। टू कैविटी इन ईच लोब्स। एंथर के अंदर दो लोब्स होते हैं और दोनों लोब्स के अंदर दो दो कैविटी होती हैं। यानी जैसे कि समझ लेते हैं ये एक लोब हो गया, तो इसके अंदर एक ये कैविटी और एक ये कैविटी, और ये पूरा का पूरा एक लोब हो गया, तो इसके अंदर ये वाली कैविटी और ये वाली कैविटी। तो हाल देखते हैं तो एंथर के अंदर चार कैविटी होती हैं इन ईच लोब्स। दो लोबों के अंदर एक में दो दो कैविटी प्रेजेंट होती है। एंथर हैज टू लोब, ईच लोब हैज टू पोलन सैक। और ये जो कैविटी है इनको कहते हैं पोलन सैक, जिसमें पोलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं। ईच पोलन सैक कंटेन पोलन ग्रेन कनेक्टिव द पार्ट अटैच्ड टू द बैक ऑफ द एंथर। ये बीच में है ना, ये पार्ट, ये वाला, ये कनेक्टिव है जो एंथर्स को अटैच करता है। कंटेन स्टेराइल टिश्यू बिटवीन द लूप्स। ये दो लूप्स हैं, इनके बीच में स्टेराइल टिश्यू पाया जाता है। देन
4 microsporangia are present inside the anther. एंथर के अंदर है ना 4 माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाते हैं। एक तो ये वाला एक माइक्रोस्पोरेंजिया, ये दूसरा माइक्रोस्पोरेंजिया, ये तीसरा माइक्रोस्पोरेंजिया, ये फोर्थ माइक्रोस्पोरेंजिया। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, 4 लेयर्स आर प्रेजेंट। सबसे पहली एपिडर्मिस, एंड दूसरी वाली एंडोथीसियम, थर्ड वन इज मिडल लेयर, third one is middle layer. These 3 layers help in protection of the microsporangia. And another one is tapetum. This one tapetum. Nourishment to pollen grain, has dense cytoplasm, more one nucleus. इसके अंदर क्या होता है? टेपेटम के अंदर डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है पोलन ग्रेन को। स्पोरोजीनियस टिश्यू प्रेजेंट होता है द सेंटर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। ये देखो, ये माइक्रोस्पोरेंजिया है ना, ये वाला, और इसके सेंटर में स्पोरोजीनियस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इसका डिटेल स्ट्रक्चर देखें तो ये देखिए, ये एपिडर्मिस आउटर लेयर, एंड एंडोथीसियम, एंड middle layer, and microspores mother cells are present inside the middle layer, and which covers the microspore mother cell. It is layer called tapetum. Microsporogenesis, formation of microspores is known as microsporogenesis. Sporogenous cell differentiate to form myocytes. जो स्पोरोजेनियस सेल्स है वो डिफरेंशिएट होंगे मायोसाइट्स में। मायोसाइट्स फिर अंडरगो होंगे मियोसिस डिवीजन। मियोसिस में क्या होता है, जो 2n नंबर ऑफ सेल्स होती हैं वो n नंबर ऑफ सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब कि डाइप्लॉइड सेल है हैप्लॉइड सेल में कन्वर्ट हो जाती है। इट फॉर्म्स 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर, यानी कि अगर स्पोरोजेनियस सेल है 1 है, यानी कि अगर एक डिवीजन होगी तो 2 बनेंगे, और इसकी होगी तो फिर 2 और बनेंगे, यानी कि 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बन जाते हैं। माइक्रोस्पोर टेट्राड बन जाता है, टेट्राड यानी 4 माइक्रोस्पोर बन जाते हैं। हु प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर और मदर सेल इज, यानी कि कौन प्रोड्यूस करता है माइक्रोस्पोर और कौन है मदर सेल, यानी कि मदर सेल कौन है? स्पोरोजीनियस टिश्यू इज नोन एज मदर सेल व्हिच प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर्स। कभी भी क्वेश्चन आ सकता है स्पोरोजीनियस टिश्यू को क्या है और मदर सेल किसे कहते हैं? स्पोरोजीनियस टिश्यू इज नोन एज मदर सेल। माइक्रोस्पोर डिसोसिएट एंड डेवलप टू फॉर्म पोलन ग्रेन। माइक्रोस्पोर डिसोसिएट हो जाएंगे और डेवलप हो जाएंगे पोलन ग्रेन में। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस डायग्राम देखिए, ये माइक्रोस्पोरोसाइट है, ये एक डाइप्लॉइड है, तो ये 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, हैप्लॉइड बन जाएगा मियोसिस के बाद। फिर जो हैप्लॉइड है, ये दो हैप्लॉइड है, तो इनकी भी 2 मियोसिस होगी तो 4 बन जाएंगे, फिर हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बन जाएंगे, फिर माइक्रोस्पोर्स बन गए टेट्राड। फिर माइक्रोस्पोर है ना, जो एक डेवलप हो जाएगा, डिफरेंशिएट होके एक बन जाएगा, पोलराइज माइक्रोस्पोर बनेंगे। फिर इसमें जनरेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल जो हम आगे पढ़ेंगे। Pollen grain, also known as male gametophyte. Structure of pollen grain. Tiny spherical two-layer are present. Two-layer are present. Exine and intine. Exine, outer layer which is hard of pollen grain. जो कि हार्ड है पोलन ग्रेन की सबसे ऊपरी सतह। दिस वन हार्ड लेयर मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। ये स्पोरोपोलेनिन की वजह से हार्ड होती है, क्योंकि ये बनी होती है स्पोरोपोलेनिन से। जर्म स्पोर्स आर प्रोमिनेंट अपर्चर वेयर स्पोरोपोलेनिन इज एब्सेंट। जिस जगह पर स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है आउटर लेयर पे, वहां पर जर्म स्पोर बन जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिस वन इज जर्म पोर, जहां पर आप देख सकते हैं एक्साइन की लेयर नहीं है। दिस वन जर्म पोर,
jump or help in the creation of pollen tube and releases male gametes during fertilization यहाँ से जो वो पोलन ट्यूब है वो एंटर करती है अंदर अंदर नहीं बाहर पोलन ट्यूब बाहर आती है इसे वो एंटर करती है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इंटाइन क्या होता है इंटाइन इनर मोस्ट लेयर विच इज थिन इंटाइन जो अंदर ही सतह लेयर होती है सेलुलोज से बनी होती है और पैक्टिन से बनी होती है दिस वन इनर लेयर विच इज थिन स्टेप 4 माइक्रोस्पोर टू पोलन ग्रेन हमने ये तो पढ़ लिया माइक्रोस्पोर से सीधा पोलन ग्रेन बनता है तो अब देखते हैं माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन कैसे बनता है इन डिटेल सबसे पहले एक्सपेंशन होगी माइक्रोस्पोर की ये जो आप देख पा रहे हैं ये माइक्रोस्पोर है फॉर्मेशन ऑफ लार्ज वैक्यूल ये लार्ज वैक्यूल्स बनेंगे दिस वन Microspore nucleus displayed at an eccentric position against microspore wall. अब अगर आप देख पा रहे हैं ये न्यूक्लियस दिस वन फर्स्ट स्टेज आप देख पा रहे हैं अगली बार में न्यूक्लियस एक्सेंट्रिक पोजीशन में पहुंच जाता है माइक्रोपाइलर एंड तक फिर जो न्यूक्लियस है अंडरगो करता है फर्स्ट पोलन माइटोसिस माइटोसिस प्रोसेस कौन सी होती है जिसमें जो है डाइप्लॉइड सेल है वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है डाइप्लॉइड सेल में यानी कि दो डाइप्लॉइड सेल बन जाते हैं अ लार्ज वेजिटेटिव सेल एनगल्फ जनरेटिव सेल विच इज स्मॉल उससे पहले ये देखिए न्यूक्लियस क्या बन जाता है न्यूक्लियस एसिमेट्रिकल स्पिंडल बन जाते हैं न्यूक्लियस के और ये बन जाता है फिर जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल दिस वन और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वैक्यूल्स हैं तो फिर क्या होता है अ लार्ज वेजिटेटिव सेल दिस वन लार्ज वेजिटेटिव सेल एनगल्फ जनरेटिव सेल दिस वन और सेल विद इन अ सेल स्ट्रक्चर इज फॉर्म जो ये वेजिटेटिव सेल है इसको अपने अंदर ले लेता है और ये इसके अंदर ही रहता है तो इसका मतलब हुआ अ सेल विद इन अ सेल स्ट्रक्चर इज फॉर्म टू सेल स्टेज इन अदर प्लांट दूसरे प्लांट में क्या होता है जनरेटिव सेल अगेन अंडरगो माइटोसिस ये जो जनरेटिव सेल है ये माइटोसिस के अंडर जाता है और टू स्पर्म सेल आर फॉर्म enclosed within the vegetative cell cytoplasm थ्री सेल स्टेज पहले प्लांट पर में तो टू सेल स्टेज हुई थी इस पे थ्री सेल स्टेज हुई थी इसमें थ्री सेल्स बन रहे हैं टू स्पर्म सेल एंड एक वेजिटेटिव सेल जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल में डिफरेंस क्या होता है जनरेटिव सेल स्मॉल इन साइज वेजिटेटिव सेल बिगर इन साइज स्पिंडल शेप के होते हैं जनरेटिव सेल शुरू में हमने देखा ये सिमेट्रिकल स्पिंडल बनते हैं फिर वेजिटेटिव सेल अबंडेंट फूड रिजर्व जनरेटिव सेल में डेंस साइटोप्लाज्म विद न्यूक्लियस फ्लोट्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल के जब एनगल्फ कर लेता है वेजिटेटिव सेल जनरेटिव सेल को तो वो साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता रहता है इरेगुलर शेप न्यूक्लियस वेजिटेटिव सेल के रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब ऑल्सो नोन एज ट्यूब सेल तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझाएं जनरेटिव सेल क्या होता है जनरेटिव से समझ में क्या आता है जो जनरेट करता है मतलब कि इसी से बनता है जो भी बनता है यानी कि गैमेट्स यहाँ से जनरेटिव यानी कि कुछ जनरेट करना सेल्स तो यहीं से मेल गैमेट बनते हैं तो वेजिटेटिव सेल क्या है वेजिटेटिव यानी अबंडेंट फूड रिजर्व ये जो जनरेटिव सेल है इसको हेल्प करता है फूड प्रोवाइड करने में नरिशमेंट प्रोवाइड करने में जिससे कि इसकी डेवलपमेंट हो सके रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब ऑल्सो नोन एज ट्यूब सेल ये याद रखना वेजिटेटिव सेल है जो वो रिस्पॉन्सिबल है ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब ऑल्सो नोन एज ट्यूब सेल देन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गाइनोशियम
पीछे भी पढ़ा था हमने, वूल्स अरेंजमेंट ऑफ कार्पल। अ सिंगल पिस्टल इन अ फ्लावर इज नोन एज मोनोकार्पलरी। अगर किसी भी फ्लावर के अंदर सिंगल पिस्टल प्रेजेंट है तो उसे मोनोकार्पली और मोनोकार्पस भी कहते हैं। ये दिस वन मोनोकार्पलरी। एग्जाम्पल है मैंगो के और एवोकाडो के। अगर फिर आता है मोर देन वन पिस्टल इन अ फ्लावर इज नोन एज मल्टी कार्पलरी। अगर एक से ज्यादा पिस्टल प्रेजेंट है एक फ्लावर के अंदर तो उसे मल्टी कार्पलरी भी कहते हैं। ये देखिए, अगर हम इसे देखें ध्यान से तो इसके अंदर बहुत सारे कार्पलरी प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रॉबेरी एंड ट्यूलिप। साइनोकार्पस क्या है? द पिस्टल आर फ्यूज टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल पेपावर। पिस्टल है जो फ्यूज्ड है। फ्यूज्ड है कहाँ से? ये स्वोलन पार्ट से, ओवरी की साइड से वो स्वोलन है। पिस्टल और फ्यूज्ड है, ये एक दिखते हैं इसलिए। और यहाँ पर तीन तीन स्टिग वो दिखाई दे रही हैं, स्टिग्मा एंड स्टाइल। तो ये है साइनोकार्पस। फिर आता है एपोकार्पस। द पिस्टल आर फ्री और सेपरेट। फॉर एग्जाम्पल मिस्चेलिया। मिस्चेलिया यानी चंपा का फूल। चंपा का फूल अगर आपने देखा हो तो उसमें एपोकार्पस शो करता है, जिसमें ये फ्री और सेपरेट है। पिस्टल्स फ्री और सेपरेट अगर देख सकते, एक से ज्यादा है पर फ्री और सेपरेट है। एनक्लोजिस ओव्यूल मेगास्पोरेंजिया इन इट। ओव्यूल को मेगास्पोरेंजिया भी कहते हैं। मेगास्पोरेंजिया ऑल्सो नोन एज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेगा यानी बड़ा, तो इसलिए अगर मेल की बात आए, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कहते हैं मेगास्पोरेंजिया। ओव्यूल कन्वर्ट्स इनटू सीड, ओवरी इनटू फ्रूट। ओव्यूल, ओव्यूल यानी ये अंदर वाला पार्ट सीड में कन्वर्ट हो जाता है और ये बाहर वाला पार्ट ओवरी वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। ओवरी आर अटैच्ड टू कुशन लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड प्लेसेंटा। प्रोवाइड नरिशमेंट टू एम्ब्रियो और फीटस। फीटस इन ह्यूमंस एंड एम्ब्रियो in plants. Megasporangia commonly called ovule. Stigma located at the exposed end of the style act as the receptive surface for pollen grain. जो स्टिग्मा है ये वाला पार्ट, ये एक्सपोज एंड स्टाइल से एक्ट एज रिसेप्टिव सरफेस। रिसेप्टिव यानी रिसीव करता है पोलन ग्रेन्स को। स्टाइल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच अटैच टू ओवरी एंड स्टिग्मा एंड ओवरी एंड स्टिग्मा। ये स्टाइल है जो स्टिग्मा और ओवरी को अटैच करके रखता है। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजिया एंड मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम इज सिंगुलर वर्ड एंड मेगास्पोरेंजिया इज ए प्लूरल। तो स्ट्रक्चर अगर हम देखें, सबसे पहले ओवरी वॉल, दिस वन वाज ओवरी वॉल एंड ओव्यूल। integument protective envelope around ovule, this one outer layer integument and nucellus। ये जितने भी सारे सेल्स दिख रहे हैं ये न्यूसेलस है। न्यूसेलस क्या है? मास ऑफ सेल एनक्लोज्ड विद इंटेगुमेंट। इसके अंदर क्या होता है? अबंडेंट फूड रिजर्व। फिर आता है एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक ये जो पूरा का पूरा है ये एम्ब्रियोसैक है। इज ए फीमेल गैमेटोफाइट। एम्ब्रियोसैक क्या है? फीमेल गैमेटोफाइट है। फिर फ्यूनिकल स्टाक दैट अटैच ओव्यूल एंड प्लेसेंटा। दिस वन ओव्यूल और प्लेसेंटा को अटैच करता है। माइक्रोपाइल a small opening at the tip of integument, this is a micropyle end. Then there is hilum junction between ovule and funicle। hilum क्या है? junction between
ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच का जो जंक्शन है उसे हिलम कहते हैं। Then there is difference between angiosperm ovule and gymnosperm ovule. Angiosperm are located in ovary, यानी कि एंजियोस्पर्म ओव्यूल कहाँ लोकेट होता है? ओवरी में। ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड, ओव्यूल्स डेवलप सीड में होता है। इनसाइड फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फ्रूट के अंदर प्रेजेंट होता है। एंजियोस्पर्म ओव्यूल में डबल फर्टिलाइजेशन होती है। और जिम्नोस्पर्म ओव्यूल लोकेट नहीं होता ओवरी में। ओव्यूल डेवलप इनटू नेक्ड सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फिर उसमें होता है सिंपल फर्टिलाइजेशन। मेगास्पोरोजेनेसिस, formation of megaspore, megasporogenesis, formation of megaspore. Ovule differentiate to form one megaspore mother cell. ये जो मेगास्पोर है, मेगास्पोर दिस वन, मेगास्पोर मदर सेल, ये डिफरेंशिएट हो जाता है मेगास्पोर 2 में, यानी कि 2 उसमें डिवाइड हो जाता है मेगास्पोर्स में। फिर होता है मेगास्पोर मदर सेल अंडरगो मियोसिस। मियोसिस यानी 2n से n नंबर ऑफ सेल बनाना, यानी डाइप्लॉइड सेल से हाइप्लॉइड सेल में बदलना। अगर हम देखते हैं मेगास्पोर मदर सेल 1 से 2 बना लेती है, ये दिस वन बीच में रह गया, वो 2 सेल बना लेती है। फिर ये 2 सेल, दिस वन मेगास्पोर डायड, और जो 2 सेल्स है वे फिर कन्वर्ट हो जाते हैं मेगास्पोर टेट्राहार्ड। 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर आर फॉर्म, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स आर फॉर्म, 4 मेगास्पोर बन जाते हैं। वन ऑफ दीज मेगास्पोर डेवलप इनटू फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट क्या था? मेगास्पोरेंजिया। फीमेल गैमेटोफाइट मेगास्पोरेंजिया, तो बन जाता है फीमेल गैमेटोफाइट विच इज एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक कैसे बनता है? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट होती है एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन में। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्या है? फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर। मेगास्पोर से क्या होता है? एक सिंगल मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक बनता है, उसे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। न्यूक्लियस अंडरगो माइटोटिक डिवीजन। न्यूक्लियस अंडरगो माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन यानी अगर एक सेल है तो इस उसकी एक और कॉपी बन जाएगी, उसका डिवीजन हो जाएगा, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे इसमें। एक था 2 बन गए। 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक अंडरगो माइटोटिक डिवीजन, ये 2 न्यूक्लिएट। फिर 4 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक अंडरगो माइटोटिक डिवीजन, फिर 2 के 4 न्यूक्लियस बने, फिर 4 के 8 न्यूक्लियस बने। फिर इनका दोबारा से सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाता है। 8 न्यूक्लियस में एम्ब्रियो सैक आफ्टर द सेल वॉल फॉर्मेशन टेक प्लेस, और फिर एम्ब्रियो सैक फॉर्म हो जाता है। इनका जब आगे होता है प्रोसेस तो ये क्या फॉर्म कर लेते हैं? सिनर्जिड, एग, सेंट्रल सेल्स, टू पोलर न्यूक्लियाई, एंटीपोडल्स और माइक्रोपाइल एंड। और जब एम्ब्रियो सैक फॉर्म हो जाता है तो कुछ इस प्रकार का दिखता है, जिसमें क्या होता है? चलाजल एंड होता है, बसल पार्ट, एंटीपोडल 3 सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एक सेंट्रल न्यूक्लियर तो पोलर न्यूक्लियर है, तो ये एक सेल पर इसके अंदर 2 न्यूक्लियर प्रेजेंट है। फिर ये एक एग सेल, फिर ये सिनर्जिड्स, 2 सिनर्जिड्स और एक फिलीफॉर्म अपैरेटस। एम्ब्रियो सैक स्ट्रक्चर इंटरनल। 2 polar nuclei are present in the cell at the center of embryo sac. This one is 2 polar nuclei. Synergid and filiform apparatus together cell called celled egg apparatus. Synergids और filiform apparatus को together कहते हैं egg apparatus. 2 synergid located at the end of micropyle. ये जो synergid है ये micropyle end पर पाए जाते हैं। एंटीपोडल लोकेटेड एट चलाजल एंड। ये जो एंटीपोडल्स हैं ये चलाजल एंड के पास पाए जाते हैं। 3 सेल्स एट द बसल एंड ऑफ एम्ब्रियो सैक।
जो 3 सेल्स हैं एट बसल एंड निचले भाग पर पाए जाते हैं एम्ब्रियो सैक के। 7 सेल आर प्रेजेंट इन एम्ब्रियो, 7 सेल प्रेजेंट है एम्ब्रियो सैक के अंदर, एंड इट कंटेन्स 8 न्यूक्लियाई एंड 7 सेल्स इन एम्ब्रियो सैक। तो अगर हम देखते हैं 8 न्यूक्लियर और 7 सेल है कहाँ पर, तो अगर हम देखें सेल्स की बात करें तो ये पहला सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, 3 सेल हो गए। और ये आप सोच रहे होंगे 2 सेल है, पर ये एक ही सेल है, ये दो एक ही सेल वॉल है, तो ये चौथा सेल हुआ। इसके अंदर सिर्फ 2 न्यूक्लियस है तो एक ही सेल, ये पोलर न्यूक्लियाई। फिर आता है ये 5वां सेल, फिर ये 7 और 1 मिनट 1 2 3 और ये चौथा और ये 5वां एग और ये छठा और 7वां, दिस वन 6 7। फिर से क्या लेते हैं 1 2 3, these 3 antipodals 3 and 1 polar nuclei 4 and 1 egg cell 5 and 2 synergids 6 7. Hence 7 cells are present, 7 cells are present in embryo sac. अब न्यूक्लियस को गिनते हैं। In antipodal 3 nucleus are there in each cell and 2 nucleus in polar nuclei, 3 or 2 5, and in eggshell 1 6, and then synergid 2 7 8, 8 nuclei and 7 cells are present in embryo sac. तो बात आती है pollination की। A method where pollen grains are picked from an anther which is male part of flower and transferred to flower's female part called stigma. To make pollination work successfully, the pollination bring together male and female gamete for fertilization to occur. Transfer of pollen grain from anther to stigma, types of pollination, self-pollination and cross-pollination. तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बताएं पॉलिनेशन होता क्या है, तो जो एंथर से पोलन ग्रेन लेके स्टिग्मा तक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक लाना पॉलिनेशन है। वो हमने पहले पढ़ा था, गेमेट ट्रांसफर इज नोन एज पॉलिनेशन। गेमेट्स का ट्रांसफर होता है एंथर से स्टिग्मा तक। और टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सेल्फ पॉलिनेशन। It occurs when the pollen grain from the anther is deposited on the stigma of same flower or another flower on the same plant. Self यानी अपने आप। जो पोलन ग्रेन है एंथर से डिपॉजिट होता है, जैसे कि ये देख रहे हैं, एंथर से पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर जाता है, तो इसे सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। एक प्लांट पे है, अगर ये एक प्लांट पे 2 फ्लावर हैं, जैसे कि अगर हम मान लेते हैं ये 2 फ्लावर हो गए एक ही प्लांट के, तो ये एंथर इसके स्टिग्मा पर जाकर पोलन ग्रेन आते हैं इसकी स्टिग्मा पर, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन होगी। पर जब जब ये दोनों के दोनों फ्लावर सेम प्लांट के होंगे तब उन्हें सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। फिर क्रॉस पॉलिनेशन, इट इज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ प्लांट फ्रॉम द प्लांट फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। एक प्लांट फ्लावर से दूसरे प्लांट फ्लावर पर, डिफरेंट प्लांट बट सेम स्पीसीज। क्रॉस पोलिनेशन कब होगा, अगर एक फ्लावर है दूसरे प्लांट पर, तो उसका एंथर से पोलन ग्रेन उड़कर दूसरे के प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर स्टिक होकर जाता है, तो उसे क्रॉस पोलिनेशन कहेंगे। तब 2 डिफरेंट प्लांट होंगे, एक अनदर पोलन ग्रेन्स फ्रॉम डिफरेंट प्लांट एंड female reproductive part stigma of another plant but same species के होंगे जब। for pollination pollinating agents are required। pollination के लिए pollinating agent required, for example wind, water, insects, birds। type of pollination, they are based on the source of pollen grain। पॉलिनेशन की टाइप्स किस प्रकार डिफाइन किए गए हैं
की सोर्स ऑफ पोलन ग्रेन, कि पोलन ग्रेन कहाँ से आता है, उस पर टाइप्स ऑफ पोलिनेशन बेस्ड है। पहला है ऑटोगैमी, गिटनोगैमी एंड जीनोगैमी। तो सबसे पहले ऑटोगैमी, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। जो पोलन ग्रेन है एंथर से स्टिग्मा स्टिग्मा पर जाते हैं सेम फ्लावर के, उसे ऑटोगैमी कहते हैं। इट इज अ सेल्फ पॉलिनेशन occurs in casmogamous flower. Casmogamous flower exposed anther and stigma. Anther और stigma exposed होते हैं, खुले में होते हैं। occur in clistogamous flower. Closed flower, anther and stigma are very close to each other. अगर हम देख पा रहे हैं ये एंथर से पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर गया, तो इसे ऑटोगैमी कहते हैं। कि ऑटो यानी इसके खुद में ही यूज हो गया, मतलब अपने आप ही इसने पॉलिनेशन करवा लिया। फिर आता है गिटनोगैमी, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ एंथर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। जो पोलन ग्रेन है एंथर से स्टिग्मा पर अनदर फ्लावर सेम प्लांट पर जाएगा, तो उसे गिटनोगैमी कहते हैं। पर डिफरेंट फ्लावर होगा, यानी कि एक ही प्लांट पर दूसरा फ्लावर होगा। जैसे ये एक प्लांट हो गया, तो इसके एंथर से इसके स्टिग्मा पर गया पोलन ग्रेन, और इसके एंथर से इस स्टिग्मा पर गया पोलन ग्रेन, तो इसे गिटनोगैमी कहते हैं। देख लेते हैं, फंक्शनली तो ये क्रॉस पॉलिनेशन है, बट जनरली इट इज अ सेल्फ पॉलिनेशन। फंक्शनली तो क्रॉस पॉलिनेशन है, क्योंकि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जा रहा है, एक ही में नहीं है, दूसरे फ्लावर में। अगर हम गिटनोगैमी की वर्ड से देखें तो जेनेटिकली ये सेल्फ पॉलिनेशन है, कि एक ही प्लांट है, एक ही फ्लावर है। फिर जीनोगैमी, जीनोगैमी तो आप समझ गए होंगे क्या होता है जीनोगैमी, इतना पढ़ के। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन विच इज फ्रॉम डिफरेंट प्लांट टू डिफरेंट स्टिग्मा ऑफ द प्लांट फ्लावर। पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा डिफरेंट प्लांट टू डिफरेंट स्टिग्मा। एक प्लांट है और दूसरा प्लांट है, उसके फ्लावर से उसके फ्लावर पर एंथर के पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर जाएंगे, उसे जेनेटिकली एंड फंक्शनली इट इज अ क्रॉस पॉलिनेशन। ओवरऑल इट इज अ क्रॉस पॉलिनेशन। Pollinating agents, agents which carry pollen grain from anther to stigma सेम और डिफरेंट प्लांट पर जा सकते हैं। टाइप होते हैं बायोटिक एंड एबायोटिक एजेंट। बायोटिक एजेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म विच एक्ट एज एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, एग्जाम्पल बर्ड्स, इंसेक्ट। फिर एबायोटिक एजेंट नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म विच एक्ट एज एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, फॉर एग्जाम्पल विंड एंड एयर। हम देख सकते हैं बर्ड्स बायोटिक है, एनिमल्स भी बायोटिक है। एनिमल्स कुछ हद तक कम ही यूज होते हैं। इंसेक्ट, बी इज द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ बायोटिक एजेंट। फिर एबायोटिक एजेंट विंड एंड वाटर, विंड एंड वाटर। पॉलिनेशन बाय विंड, विंड से पॉलिनेशन कैसे होती है। Pollen grain carried by wind from anther to stigma. Characteristic of plant pollinated by wind. जो प्लांट पॉलिनेट होते हैं विंड से, तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। लाइट पोलन ग्रेन, हल्के पोलन ग्रेन होंगे। नॉन स्टिकी पोलन ग्रेन, नॉन स्टिकी इसलिए अगर वो हवा के द्वारा आएंगे तो कहीं और भी स्टिक हो जाएंगे अगर स्टिकी हुए, तो इसलिए नॉन स्टिकी है। वेल एक्सपोज स्टेमन, स्टेमन वेल एक्सपोज्ड होंगे, क्योंकि उन्हें एयर के द्वारा ट्रेवल करना है पॉलिनेशन के लिए, तो वेल एक्सपोज्ड होंगे। लार्ज फेदरी स्टिग्मा, की फेदर्स प्रेजेंट होंगे, लार्ज होंगे, लहरा रहे होंगे स्टिग्मा। जैसे कि अगर आप देखें कॉर्न प्लांट में, तो आपको भुट्टे के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, वही लार्ज फेदरी स्टिग्मा होते हैं, ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके, पॉलिनेशन हो सके बाय विंड। पॉलिनेशन बाय वाटर, लेस कॉमन मोड ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन का सबसे कम है
पॉलिनेशन किस प्लांट में होती है? एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर पॉलिनेशन. Female flower reached to the water surface by a stalk where male gamete were already released. Example Vallisneria. अगर हम देखें तो ये जो फीमेल पार्ट है रिप्रोडक्टिव, ये स्टॉक के द्वारा थोड़ा ऊंचा चला जाता है, सरफेस के ऊपर आ जाता है. ये देखो, ये पानी दिखा रखा है, पानी की लेयर्स. तो ये जो पोलन ग्रेन है ये स्टिग्मा पर पहले पानी में पहले से ही रिलीज होते हैं, तो स्टिग्मा पर स्टिक हो जाते हैं. एग्जाम्पल वैलिसिनेरिया. ये वैलिसिनेरिया का ही एग्जाम्पल है. फीमेल प्लांट रिमेन सबमर्ज इन वाटर, मेल गैमेट्स आर रिलीज. ये दूसरे प्लांट के बारे में बता रखा है कि जो फीमेल प्लांट रिमेन सबमर्ज, पानी के अंदर ही रहती है, और मेल गैमेट खुद ब खुद आते हैं पानी के अंदर इसके पास, स्टिग्मा के पास. फॉर एग्जाम्पल सी ग्रास. सी ग्रास के पास नोट, ये पॉइंट नोट करने वाला है. Water and wind pollinated flower are not very colorful, do not produce nectar because they does not depend on insect and birds for pollination, they depend on wind and water. जो प्लांट विंड एंड वाटर के द्वारा पॉलिनेशन करा लेते हैं तो उन्हें इंसेक्ट पर डिपेंड होने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए उनका कलरफुल बिहेवियर नहीं होता है. जैसे कि अगर हम भुट्टे की बात करें तो उनका फेड कलर होता है, क्योंकि उन्हें इंसेक्ट को और बर्ड को अट्रैक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उनका काम विंड और वाटर से चल जाता है. पॉलिनेशन बाय बायोटिक एजेंट. बायोटिक यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट एंड बर्ड pollinated plant. Bee is most commonly biotic agent. Due to colorful plant, insect attract towards them. जैसे कि पेटल्स हैं ये अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि है ब्राइट कलर है इनके पास. फ्रेग्रेंस होती है, नेक्टर होता है. पोलन ग्रेन जनरली स्टिकी होते हैं, क्योंकि अगर इंसेक्ट के साथ आएंगी तो स्टिग्मा पर जब बैठेंगी तो ये स्टिकी नहीं होगा पोलन ग्रेन, तो यहाँ पर जुड़ेगा नहीं, स्टिग्मा के पास भी नहीं रहेगा और ना ही इंसेक्ट के साथ स्टिक करके रहेगा. यूका प्लांट मोथ रिलेशनशिप, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. यूका एक प्लांट है और मोथ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है. मोथ अगर हम देखें तो अगर आपने बटरफ्लाई को देखा हो तो वो कितनी लार्वल स्टेजों से गुजरती है. तो सबसे पहले जो बटरफ्लाई है मोथ, या हम मोथ कह सकते हैं, वो है ना यूका प्लांट के अंदर अपने एग्स देती है. तो मोथ जो है डिपॉजिट करता है एग्स इन लोक्यूल्स ऑफ ओवरी. लोक्यूल्स हमने पिछली स्लाइड्स में देखा था. लोक्यूल्स जो सेंट्रल पार्ट होता है ओव्यूल का, उसे ओवरी, ओवरी के अंदर, ओवरी ऑफ फ्लावर के अंदर उसे लोक्यूल कहते हैं. Both yucca plant and the moth cannot complete their life cycles without each other. yucca plant और moth है ना, दोनों एक दूसरे के बगैर लाइफ साइकिल्स नहीं कर सकते. The moth deposit its egg in locule of the ovary and the flower in turns get pollinated by moth. The larval of the moth come out of the eggs as the seeds start developing. तो इसका सार क्या बताएं हम, कि जो ये मोथ होता है यूका प्लांट के अंदर डिपॉजिट कर देता है वो पोलन ग्रेन्स, ताकि पोलिनेशन हो सके, फर्टिलाइजेशन हो सके. और जो मोथ है अपने एग्स को डिपॉजिट कर देता है यूका प्लांट के अंदर, ताकि इसके बच्चे पैदा हो सकें. तो ओवरऑल ये बताएं कि यूका प्लांट एक स्पेस प्रोवाइड कर देता है मोथ को, ताकि वो अपने एग्स दे सके. आउटब्रीडिंग डिवाइसेस. आउटब्रीडिंग डिवाइसेस यानी डिवाइस दैट डिस्करेज, यानी कि होने ही नहीं देते सेल्फ पॉलिनेशन. वो डिवाइस जो सेल्फ पॉलिनेशन होने ही नहीं देते और एनकरेज करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन. क्रॉस पॉलिनेशन एनकरेज क्यों करेंगे? ताकि नई वैरायटी स्पीसीज जनरेट हो, इसलिए. पोलन रिलीजेस एंड स्टिग्मा रिसेप्टरली आर नॉट सिंक्रोनाइज.
आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में क्या होता है, पोलन रिलीजेस एंड स्टिग्मा रिसेप्टर आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड। इस लाइन का मतलब है अगर पोलन ग्रेन रिलीज भी हो जाता है एक फ्लावर के अंदर, तो जो स्टिग्मा होता है वो इसको नो सिंक्रोनाइज नहीं कर पाता, यानी कि रिजेक्ट कर देता है, ये आप अंदर नहीं आ सकते। द एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन। जो ये एंथर है और ये स्टिग्मा है डिफरेंट पोजीशन पर रख दिए जाते हैं। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी यानी कि खुद ब खुद करने की क्षमता। प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ये क्या हेल्प करते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर का प्रोडक्शन हेल्प करते हैं। कंपैटिबिलिटी बिटवीन पोलन एंड पिस्टल, यानी कि राइट टाइप ऑफ पोलन। कंपैटिबल क्या है, राइट टाइप ऑफ पोलन लैंड ऑन द स्टिग्मा रिसेप्टिव टू द पोलन। कंपैटिबल क्या है, राइट टाइप ऑफ पोलन लैंड ऑन द स्टिग्मा। इनकम्पैटिबल रॉन्ग टाइप ऑफ पोलन लैंड ऑन द स्टिग्मा। अगर हम देख सकते हैं ये पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब बना रहा है, मतलब कि ये कंपैटिबल है, और ये वाला पोलन ट्यूब आगे नहीं जा पा रहा, यानी कि ये इनकम्पैटिबल है। पिस्टल हैज एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज पोलन। जो पिस्टल है वो एबिलिटी रखता है कि पोलन ग्रेन आना है या नहीं आना है, रिजेक्ट कर सकता है या एक्सेप्ट कर भी सकता है। पिस्टल के पास यह एबिलिटी होती है। कंपैटिबल पोलन देन पोस्ट पोलिनेशन इवेंट अकर। अगर पोलन ग्रेन कंपैटिबल है तो पोस्ट पोलिनेशन इवेंट अकर होते हैं। कंपैटिबल पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन चलती है। पिस्टल एक्सेप्ट पोलन, फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब रीचेस ओवरी, पोलन ग्रेन मूव इनटू पोलन ट्यूब एंटर अ सिनर्जिस्ट थ्रू फिलीफॉर्म अपैरेटस। जो ये पोलन ट्यूब है ये एंटर करेगी सिनर्जिड के अंदर थ्रू फिलीफॉर्म अपैरेटस, और फिर फर्टिलाइजेशन अक्कर होगी। अगर इनकम्पैटिबल पोलन पिस्टल इंटरेक्शन हो जाए तो पिस्टल क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा पोलन ग्रेन को। इनहिबिशन ऑफ पोलन यानी कि रिजेक्शन, फिर प्रिवेंट करेगा पोलन ट्यूब ग्रोथ। ये देखिए अगर हम देख पा रहे हैं दो पोलन हैं ये वाले, तो एक की पोलन ट्यूब ग्रोथ हो रही है और दूसरे की नहीं हो रही है, क्या, क्योंकि स्टिग्मा ने रिजेक्ट कर दिया है पोलन ग्रोथ को, पोलन ट्यूब की ग्रोथ को, और प्रिवेंट करता है फर्टिलाइजेशन ना हो सके। पोलन pistil interaction all event from pollen deposition to stigma until pollen tube enter into the ovule are together referred as pollen pistil interaction। जो पोलन और पिस्टल के जब एंथर का पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर आ जाता है, लैंड कर जाता है, और उनके बीच में इंटरेक्शन होती है जहां पर स्टिग्मा रिकॉग्नाइज करता है कि पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। तो इवेंट पोलन रिकॉग्नाइजेशन फॉलोड बाय प्रमोशन और इनहिबिशन ऑफ पोलन ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब एंट्री ओवल। इवेंट क्या होते हैं पोलन रिकॉग्निशन के, प्रमोशन होता है, एक्सेप्ट होता है या रिजेक्शन ऑफ पोलन ग्रेन, और ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब हो जाती है एंट्री ओवल, और जब एक्सेप्ट कर लिया जाता है पोलन ग्रेन को स्टिग्मा के द्वारा। तो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन की नॉलेज हेल्प करती हैं प्रोड्यूस करने में कॉमर्शियली सुपीरियर वेराइटीज। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन की नॉलेज हेल्प करती है नई नई वेराइटीज को डेवलप करने के लिए। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या है, टेक्निक वह मेथड वेयर ओनली डिजायर्ड पोलन ग्रेन आर यूज्ड फॉर पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या है, जिसमें डिजायर्ड यानी चाहत के पोलन ग्रेन ही पोलिनेट किए जाते हैं स्टिग्मा पर और फर्टिलाइजेशन होती है उनकी। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के स्टेप्स क्या है, इमैस्कुलेशन, इमैस्कुलेशन में यानी एंथर रिमूव कर दिया जाता है बाइसेक्सुअल फ्लावर से फीमेल पार्ट पेरेंट प्लांट, जो कि फीमेल पार्ट बचता है। बैगिंग की जाती है, बैगिंग यानी कवरिंग द इमेस्कुलेटेड फ्लावर, इमेस्कुलेट फ्लावर यानी कि जिसमें एंथर रिमूव कर दिया गया है ताकि प्रिवेंट कर सके कंटेमिनेशन। नो एनी पोलन ग्रेन कैन एंटर टू कार्पल और पिस्टल में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट।
डिजायर्ड पोलन ग्रेन आर डस्टेड ऑन स्टिग्मा। डस्टेड का मतलब जो हम चाहते हैं पोलन ग्रेन की फर्टिलाइजेशन हो उसी को स्टिग्मा पर डस्टेड यानी डाल दिया जाता है। फ्लावर आर बैग्ड अगेन। फ्लावर को दोबारा से रैप कर दिया जाता है एक बैग में ताकि कि और कोई दूसरा पोलन ग्रेन ना आ सके और उसकी फर्टिलाइजेशन ना हो सके, इसलिए। तो फिर आता है फर्टिलाइजेशन इन अ फ्लावरिंग प्लांट। फर्टिलाइजेशन कैसे होती है? सबसे पहला आता है साइनगैमी। वन मेल गैमेट फ्यूज विद एग सेल। अगर आप इसमें देख पा रहे, इसमें नहीं आगे बताऊंगा, जायगोट फॉर्म होता है जब साइनगैमी वन मेल गैमेट है जो पोलन ग्रेन से निकला है। ये देखिए कि पोलन ग्रेन से दो निकलते हैं मेल गैमेट्स और एक फ्यूज हो जाता है एग सेल से एम्ब्रियो सैक के, फिर जायगोट फॉर्म होता है, फिर ट्रिपल फ्यूजन होती है। अदर मेल जो बचा हुआ गैमेट है फ्यूज करता है पोलर न्यूक्लियाई से, पोलर न्यूक्लियाई से जो सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल इज फॉर्म। सिनर्जिड्स डीजेनरेट हो जाते हैं, एंटीपोडल सेल भी डीजेनरेट हो जाते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन भी कह सकते हैं, इसमें हम पता करेंगे टू टाइप ऑफ फ्यूजन टेक प्लेस इन द एम्ब्रियो सैक। साइनगैमी, वन मेल गैमेट फ्यूज विद एग सेल, जायगोट इज फॉर्म्ड। ट्रिपल फ्यूजन, other male gamete fuse with polar nuclei, primary endosperm cell is formed, synergid degenerate, antipodal cell degenerate। तो अगर हम देखते हैं जब पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब बनाकर अपने मेल गैमेट्स, टू मेल गैमेट्स जब छोड़ देता है ओव्यूल के अंदर, तो हम देखते हैं ये वाला जो एक वन मेल गैमेट है ये एग्स एक तो हो जाएगा एग सेल से फ्यूज जो बनाएगा जाइगोट। दिस वन पार्ट एग सेल वाला जाइगोट बनाएगा और जो दूसरे वाला है ये वाला, ये टू पोलर न्यूक्लियाई है जो इनसे फ्यूज करके ट्रिपल, यानी कि पहले ये इससे करेगा और फिर इनसे, तो ट्रिपल फ्यूजन होती है क्योंकि अदर मेल गैमेट फ्यूजेस विद पोलर न्यूक्लियाई, यानी कि टू न्यूक्लियस प्रेजेंट है और क्या बनाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म। दिस वन एंडोस्पर्म वी सी एंडोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म, और जायगोट बन जाएगा इसके अंदर, ये वाला जायगोट हो गया जो कि डबल फर्टिलाइजेशन है। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या है? इवेंट आफ्टर द डबल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हो गई और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट फॉर्म हो गया और जाइगोट बनने के बाद जो आगे की प्रोसेस इवेंट्स होते हैं उन्हें कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट। तो क्या होगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा। फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म फ्रॉम प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स। जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स है उनसे एंडोस्पर्म बनेगा। डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट फ्रॉम ओवरी। जो ओवरी है वो डेवलप हो जाएगी फ्रूट में और जो ओव्यूल है वो डेवलप हो जाएगा सीड में। तो एंडोस्पर्म क्या है? प्राइमरी एंडोस्पर्म अंडरगो रिपीटेड डिवीजन, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू इज फॉर्म, प्रोवाइड फूड टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो क्या होता है, एंडोस्पर्म बनने के लिए प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है जो अंडरगो करता है माइटोसिस, रिपीटेड डिवीजन जो बना लेता है ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म टिश्यू और फॉर्म कर लेता है एंडोस्पर्म। प्रोवाइड फूड टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। एंडोस्पर्म का काम क्या है? फूड प्रोवाइड करना। उसके अंदर क्या होता है एंडोस्पर्म? एंडोस्पर्म कितने प्रकार के हो सकते हैं? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई अंडरगो रिपीटेड डिवाइडिंग टू फॉर्म फ्री न्यूक्लियाई। जो न्यूक्लियस की डिवीजन हो जाती है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई जो न्यूक्लियस की डिवीजन हो जाती है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बनाता है। लेटर बाद में सेल वॉल फॉर्म हो जाती है तो एंडोस्पर्म बिकम्स सेलुलर, सेलुलर बन जाता है एंडोस्पर्म। जैसे कि हम कोकोनट में देख सकते हैं, जब हम देखते हैं उसके अंदर तो वाटर जो होता है वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और जब वो वाइट वाइट कलर की लेयर्स होती है वो सेलुलर एंडोस्पर्म होती है।
Types of seeds: endospermic seed which have endosperm, albuminous seed, wheat and rice। जो एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं, जैसे कि अगर हम इसे देखें, this one Pisum and Sativum, non-endospermic, this one is endospermic. If we see, endosperm is present. Example, wheat and rice. Non-endospermic seed which have no endosperm at maturity. No albuminous seed. Albumin is a protein which is present inside a seed. It is not present. Example, P and B. It is given P. Embryo, diploid cell developing from embryo। जो diploid cell है वो डेवलप कैसे होता है एम्ब्रियो में? एम्ब्रियो से diploid cell कैसे बनता है? डेवलप एट माइक्रोपाइल एंड पे डेवलप होता है। जाइगोट है डेवलप करता है स्टार्ट ओनली आफ्टर एंडोस्पर्म फॉर्मेशन स्टार्ट। जाइगोट डेवलपमेंट कब स्टार्ट होता है एम्ब्रियो बनने के लिए? जब एंडोस्पर्म बनना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि अगर जाइगोट डेवलप होगा और एम्ब्रियो बन जाएगा तो उसको खाना प्रोवाइड करने के लिए एंडोस्पर्म की यूज होगी, इसलिए सबसे पहले एंडोस्पर्म बनना स्टार्ट होगा। स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोजेनिन एंड एम्ब्रियो। तो जो स्टेजेस है एम्ब्रियो डेवलपमेंट के, जब जाइगोट कन्वर्ट्स इनटू, तो सबसे पहले एम्ब्रियो कैसे बनता है, ये स्टेजेस हैं। तो स्टेजेस एम्ब्रियो डेवलपमेंट के, जो जाइगोट कन्वर्ट हो जाता है प्रो एम्ब्रियो, दिस वन इज प्रो एम्ब्रियो एंड दिस वन इज जाइगोट। और जो प्रो एम्ब्रियो है वो कन्वर्ट होगा ग्लोबुलर एम्ब्रियो, और जो ग्लोबुलर एम्ब्रियो है वो हार्ट शेप एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, और जो हार्ट शेप एम्ब्रियो है वो मैच्योर एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, और ये हमारे पास एम्ब्रियो आ जाता है। तो डाइकोटिलेडनस एम्ब्रियो क्या होता है? ये डाइकोटिलेडन सीड का एम्ब्रियो है। तो एम्ब्रियोनल एक्सिस, मेन एक्सिस ऑफ द एम्ब्रियो विच डिवाइड्स इनटू डिफरेंट रीजन। अगर हम एम्ब्रियोनल एक्सिस की बात करें तो ये वाला पूरा का पूरा लॉन्गिट्यूडनल एम्ब्रियोनल एक्सिस है। कोटिलेडन सीड लीव फूड स्टोरेज, ये 2 कोटिलेडन्स हो गए जो फूड स्टोरेज है, ऑल्सो नोन एज सीड के लीव्स क्या करते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं डेवलपिंग रेडिकल एंड प्लम्यूल। ये वाला प्लम्यूल है और ये यहाँ पर रेडिकल है, ठीक है। तो एपिकोटाइल क्या है? एपिकोटाइल, पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द कोटिलेडन। ये जो कोटिलेडन है ये है एपिकोटाइल। टर्मिनेट्स एट प्लम्यूल, ये यहाँ पर खत्म होता है प्लम्यूल के पास। हाइपोकोटाइल क्या होता है? ये वाला बीच वाला पार्ट, ये बिलो कोटिलेडन के नीचे हाइपोकोटाइल प्रेजेंट होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस के। ये खत्म कहाँ होता है? ये रेडिकल के पास खत्म होता है, टर्मिनेट एट रेडिकल। रूट कैप कवरिंग एट द टिप ऑफ रूट, रूट कैप, दिस वन। monocotyledonous embryo, this one is monocotyledonous embryo। or if we see, wheat is also a monocotyledonous seed, or we can, it is a monocotyledonous embryonal axis, main axis of the embryo, which divides into 2 regions. This one embryonal axis, single cotyledon, that's why it is called monocotyledon। only one seed leaf exists termed as scutellum। अगर सीड एक ही प्रेजेंट होती है सीड लीफ तो स्कूटलम टर्म करते हैं, उसको स्कूटलम कहा जाता है। तो प्लम्यूल एट शूट टिप, प्लम्यूल कहाँ होता है? शूट के टिप पे होता है। और रेडिकल कहाँ होता है? रूट की टिप पे। शूट यानी जो स्टेम लीव्स का पार्ट होता है, जब बड़ा हो जाता है तो प्लम्यूल वहां पर प्रेजेंट होता है। और रेडिकल एट रूट टिप, रूट की नीचे सतह पर। कोलिपेटाइल शीथ एंड क्लोजिंग प्लम्यूल एंड फ्यू लीफ प्राइमोर्डिया, ये देखो, ये कोलिपेटाइल, ये है शीथ एंड क्लोजिंग प्लम्यूल एंड फ्यू लीफ प्राइमोर्डिया। कोलियराइजा, शीथ एंड क्लोजिंग,
दिस वन जो एनक्लोज करती है रेडिकल और रूट कैप को, मतलब ये बंद करती है कोलोराइजर शीत लेयर है रेडिकल और रूट कैप को बंद करने के लिए। सीड ऑफ फर्टिलाइज ओव्यूल। फर्टिलाइज सीड क्या है? एक फर्टिलाइज ओव्यूल है। तो ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो इंटेगुमेंट ओव्यूल हार्ड टू फॉर्म सीड कोट। इंटेगुमेंट क्या है? ये देखिए इंटेगुमेंट ये of ovule hard to form seed coat. Micropyle is present on the seed coat. Micropyle, this one, micropyle. Basic structure of seed. सीड कोट होना चाहिए एम्ब्रियो में, कोट एम्ब्रियो होनी चाहिए, कोटिलिडन होना चाहिए, रेडिकल होनी चाहिए, प्लम्यूल होना चाहिए। टाइप्स ऑफ सीड, मोनोकोटिलिडन सीड एंड डाइकोटिलिडन सीड्स। वही बात है सीड कोट। टेस्टा थिक आउटर लेयर, टेस्टा दिस वन, टेस्टा यानी outer layer and tagma inner layer. Hilum scar on seed through which seed was attached with the fruit. Micropyle a small pore above hilum. Micropyle above hilum. See this one, it is hilum and micropyle is between them. कोटिलिडन डाइकोटिलिडन में दो कोटिलिडन रेडिकल और प्लम्यूल प्रेजेंट है। मोनोकोटिलिडन सीड कैसा होता है? सीड कोट प्रेजेंट होती है, अगर देख सकते हैं, फ्यूज्ड विद पेरिकाप। पेरिकाप से फ्यूज्ड होता है। पेरिकाप आउटर लेयर, पेरिकाप इज आउटर लेयर। दिस वन पेरिकाप, दिस इज आउटर लेयर। एंडोस्पर्म विच इज फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, अ स्मॉल एम्ब्रियो लाइज इन एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म के अंदर एक छोटा और एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। स्पेशल टिश्यू, अल्यूनर लेयर, special tissue surrounding the scutellum. Cotyledon is contact with endosperm through epithelial layer. Radical embryonic root covered by protective layer called coleorhiza. जो रेडिकल रूट होती है, एम्ब्रियोनिक रूट होती है, वो प्रोटेक्ट की जाती है कोलोराइजा के द्वारा। प्लम्यूल एम्ब्रियोनिक शूट कवर्ड बाय प्रोटेक्टिव लेयर कोल्ड कोलेपेटाइल। दिस वन प्लम्यूल है जो ये एक लेयर के द्वारा प्रोटेक्ट की जाती है, जिसे कोलिपेटाइल कहा जाता है। फ्रूट राइपेंड ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फ्रूट राइपेंड ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या है? फ्रूट ओवरी से बनता है बाद में फर्टिलाइजेशन होने के बाद। वॉल ऑफ फ्रूट इज टर्म्ड एज पेरिकाप। वॉल ऑफ फ्रूट इज टर्म्ड एज पेरिकाप। एक्सोकार्प, पेरिकाप, पेरिकाप को एक्सोकार्प भी कहते हैं। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एपिडर्मिस सेल। Mesocarp, middle layer of the cell varying thickness. Endocarp, innermost layer of the cell with varying structure and thickness. If we see a mango, internal structure, epicarp, outermost layer, mesocarp, middle layer, seed, and endocarp, innermost layer. Edible part of different fruit. एडिबल पार्ट यानी फ्रूट्स के कि जो चीज़ें हम खाते हैं फ्रूट्स, वो कौन सी चीज़ें हैं फ्रूट्स की? तो एप्पल का स्वोलन थैलेमस होता है। एप्पल का स्वोलन थैलेमस खाते हैं हम। ये जो ये थैलेमस है एप्पल का। मैंगो का हम ये वाला पार्ट खाते हैं, वो जो है मीजोकार्प। कोकोनट का फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म एंड सेलुलर एंडोस्पर्म। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और सेलुलर एंडोस्पर्म मैंने बताया कि जो ये वॉटरी है जिसमें न्यूक्लियस ही न्यूक्लियस है बिना सेल वॉल के, ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। सेलुलर जिसमें सेल वॉल बन जाती है, न्यूक्लियस उसके अंदर कैद हो जाते हैं, तो ये लेयर जो है वाइट वाइट, ये सेलुलर एंडोस्पर्म है। बनाना प्लांट की हम बनाना ओवरी खाते हैं। बनाना जो है वो ओवरी है बनाना प्लांट की। फ्रूट टाइप, ट्रू और फॉल्स रूट क्या होते हैं? ट्रू फ्रूट, फ्रूट डेवलपिंग फ्रॉम ओवरी डेवलपमेंट। फ्रूट जो ओवरी के डेवलपमेंट से बने हो उन्हें ट्रू फ्रूट कहते हैं। एग्जाम्पल टोमेटो, ग्रेप्स, बनाना। फॉल्स फ्रूट जो डेवलप होते हैं फ्रूट अदर देन पार्ट ऑफ फ्लावर, अदर देन पार्ट ऑफ फ्लावर ओवरी। जैसे एप्पल जो थैलेमस से है, पियर भी थैलेमस से है।
तो पार्थेनोकार्पी फ्रूट विच डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन। पार्थेनोकार्पी क्या है? जो फ्रूट डेवलप होता है बिना फर्टिलाइजेशन के, जो सीडलेस फ्रूट होता है और कैन बी इंड्यूस्ड आर्टिफिशियली, बनाए जा सकते हैं हार्मोन के एप्लीकेशन से। जैसे कि हम देख पा रहे हैं सीडलेस टमाटो भी पाए जाते हैं, सीडलेस वाटरमेलन भी पाए जाते हैं, तो ये पार्थेनोकार्पी के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। तो सीड का यूजेज इन एग्रीकल्चर कैन बी इजिली स्टोर फॉर फ्यूचर यूजेज। और स्टोर कैसे कर सकते हैं? नाइट्रोजन में 192 डिग्री सेल्सियस माइनस में, लॉन्ग टर्म, लंबे समय तक रख सकते हैं सीड्स को। एंश्योर प्रोडक्शन टू द यंग एम्ब्रियो। हमें पता है सीड के अंदर एंडोस्पर्म होता है, एंडोस्पर्म के अंदर स्मॉल एम्ब्रियो होता है, तो एम्ब्रियो को नरिशमेंट देता है, फूड प्रोवाइड करता है एंडोस्पर्म। प्रोवाइड नरिशमेंट टू यंग सीडलिंग, सीड प्रोवाइड करता है। हेल्प प्लांट स्पीसीज टू बी कॉलोनाइज डिफरेंसेस। अगर इसका मतलब क्या है? अगर हम एक साथ बहुत सारे सीड्स को खेत में डालें, जैसे कि गेहूं के खेत में गेहूं की कितने सारी फसल आती है, उसे ही कॉलोनाइज इन डिफरेंट एरियाज, कॉलोनाइज कहते हैं प्लांट स्पीसीज। व्हाट इज एपोमिक्सिस इन प्लांट रिप्रोडक्शन? एपोमिक्सिस मैकेनिज्म टू प्रोड्यूस सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। बिना बिना फर्टिलाइजेशन के सीड कैसे बनाएं? मेथड है asexual reproduction. New cell divides and from embryo. न्यू सेलर डिवाइड हो जाते हैं और फॉर्म करते हैं एम्ब्रियो को। एग्जाम्पल है मैंगो, सिट्रस फ्रूट। डाइप्लोइड एग सेल, दूसरी चीज है डाइप्लोइड एग सेल डायरेक्टली डेवलप इनटू एम्ब्रियो। इसमें तो न्यू सेलर डिवाइड होते हैं सेल एम्ब्रियो में, और यहाँ पर डाइप्लोइड एग सेल डेवलप हो जाते हैं एम्ब्रियो में डायरेक्टली। और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द लर्न बायो इजीली। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और मोर वीडियो के लिए सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, ताकि अब की बार हम 12th में अच्छे नंबरों से पास हो सके। और जहाँ पर हम केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो आपको तीनों पढ़ाएंगे, जहाँ पर एक्सरसाइज एनसीईआरटी की और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी आपको पढ़ाए जाएंगे, जिसके सॉल्यूशन हम इसी चैनल पर देंगे आपको। और साथ ही में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी रिवीजन आया इस